हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बिहाइव का चैप्टर 4th अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस चैप्टर में द ग्रेट आइंस्टाइन, जिसे कि सब लोग जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, उनके बारे में बताया गया है कि वो उनका जन्म कैसे कब हुआ और उन्होंने कैसे लाइफ में चैलेंजेस फेस किए, किस टाइप के वो बच्चे थे, कि क्या वो एक ऑर्डिनरी बच्चे थे या फिर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनका जन्म हुआ 14 मार्च 1879 में जर्मनी में एक सिटी है उलम। उलम करके एक सिटी जो है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। और उनके जन्म के टाइम पे ऐसा उनके पेरेंट्स को वगैरह किसी को भी ऐसा नहीं लगा था कि ये बहुत ग्रेट इंसान निकलेंगे, बहुत जीनियस निकलेंगे। एक नॉर्मल बच्चा जैसा बर्थ लेता है वैसे उनका जन्म हुआ। लेकिन उनके जन्म के बाद में उनकी मदर को ऐसा लगता था कि उनका बेटा जो है वो नॉर्मल नहीं है। मतलब कि वो इन पॉजिटिव सेंस नहीं कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इन नेगेटिव सेंस उनको ऐसा लगता था कि वो नॉर्मल नहीं है, वो कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि उसका सिर जो है उनको बहुत बड़ा लगता था। तो वो ये नेगेटिव वे ये बोलती थी कि मेरा बच्चा जो है नॉर्मल नहीं है। फिर आगे क्या होता है कि लगभग 2.5 साल के वो हो गए, तब तक उन्हें बोलना नहीं आता था, मतलब वो तब तक बोलते नहीं थे। और फिर जैसे-जैसे धीरे-धीरे उन्होंने बोलना सीखा, तो भी वो हर चीज़ को अटक-अटक के 2-2 बार बोलते थे। कि जैसे उनसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम? तो वो बोलेंगे माय नेम इज़ एल्बर्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन आइंस्टाइन। तो ऐसे हर चीज़ को डबल-डबल बार बोलते थे। फिर आगे क्या होता है कि आइंस्टाइन जो है, वो अपनी उम्र के बच्चे जो है, मतलब वो बच्चे जो उनके साथ खेलते थे, लेकिन उनको उनके साथ खेलना पसंद नहीं था। और वो बच्चे भी ये बोलते थे कि आइंस्टाइन क्या है, बहुत बोरिंग है। तो वो क्या करते थे, बहुत लंबे टाइम तक ऐसा टाइम निकला कि उन्होंने किसी बच्चे के साथ अपने एज के कुछ खेला वगैरह नहीं। और उनको मैकेनिकल टॉयज़ सबसे ज़्यादा पसंद थे, मतलब मशीन्स वगैरह जो होती है ना, वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। फिर जब उनकी छोटी बहन पैदा हुई, माज़ा करके उसका नाम है, माज़ा, वो जब बॉर्न हुई तब उन्होंने उसको देख के क्या बोला कि इसके व्हील्स कहाँ हैं? मतलब कि उनको मशीन्स बहुत ज़्यादा पसंद थी ना। तो क्या होता है, जैसे छोटे बच्चों को कपड़े में रैप करके रखते तो उनके पैर दिखाई नहीं देते हैं। तो उन्होंने उन पैरों के लिए उसको उनको पूछा, उसकी मदर को, कि इसके व्हील्स कहाँ हैं? मतलब इसके पैर कहाँ हैं? फिर क्या होता है आगे कि एक बार उनका हेडमास्टर, मतलब उनके स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है आइंस्टाइन के, वो उनके फादर को बताता है कि आइंस्टाइन को चाहे इन फ्यूचर वो अपने करियर में चाहे कोई सा भी प्रोफेशन चूज़ कर ले, वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। फिर आइंस्टाइन जब 6 साल के थे, तब उन्होंने वायलिन प्ले करना सीखना शुरू किया, क्योंकि उनकी मदर ऐसा चाहती थी। उनकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन प्ले करे, और उन्होंने वो सीखना शुरू किया। और वो एक अच्छी स्किल मेंटेन करते थे, मतलब वो अच्छा खासा वायलिन बजा लेते थे। तो आइंस्टाइन जो है, भले ही उनको उनके हेडमास्टर ने बोला था कि ये इन फ्यूचर में कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कुछ कर नहीं सकता अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो कोई बुरे स्टूडेंट नहीं थे, मतलब वो पढ़ाई में इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं थे। वो म्यूनिक के हाई स्कूल में पढ़ते थे। जब उनकी फैमिली वहाँ पर मूव कर गई थी, जब वो सिर्फ 15 महीने के थे, तब उनकी फैमिली म्यूनिक आ गई थी, और वो वहीं के हाई स्कूल में पढ़ते थे और अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे हर सब्जेक्ट में। लेकिन आइंस्टाइन को जो है, स्कूल के जो डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। और इसी वजह से उन्होंने 15 इयर्स की एज में क्या किया, स्कूल को छोड़ दिया, मतलब हमेशा हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया, कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। अब जब उन्होंने ये डिसीजन लिया, तब उस वक़्त अल्बर्ट आइंस्टाइन के पेरेंट्स जो है वो मिलन नाम की जगह पर शिफ्ट हो चुके थे, उनको अपने रिलेटिव्स के साथ में छोड़ के, मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने रिलेटिव्स के साथ रहते थे, और उस वक़्त उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊँगा। फिर क्या हुआ, आइंस्टाइन ने ये चीज़ सोची कि वो अपनी एजुकेशन कैसे कंटिन्यू करेंगे, कि स्विट्ज़रलैंड में जाकर वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, जर्मन स्पीकिंग स्कूल के अंदर। मतलब वो स्कूल स्विट्ज़रलैंड में जहाँ पर जर्मन बोली जाती है, वहाँ पर वो जो है एजुकेशन कंप्लीट करेंगे। आइंस्टाइन बहुत अच्छे थे मैथ्स में और फिज़िक्स में। फिज़िक्स और मैथ्स में वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उनको मैथ्स में इंटरेस्ट था, फिज़िक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। स्कूल ख़त्म करने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, ज़्यूरिक में जो यूनिवर्सिटी है उसमें वो पढ़ेंगे।
और सिर्फ साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो उनमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस में वो बहुत अच्छे थे इसीलिए साइंस उनके कैरेक्टर में अपने को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बल्कि उनकी जो मूंछें थी, मुस्टैक मतलब उनकी जो मूंछें थी वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और उनकी फेलो स्टूडेंट जो थी, मतलब उनके साथ में जो स्टूडेंट पढ़ती थी मिलेवा मारिक, वो भी उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती थी, मतलब वो भी उन्हें अच्छी लगती थी। तो मिलेवा मारिक जो है वो स्विट्ज़रलैंड में इस ज़्यूरिख यूनिवर्सिटी में क्यों आई थी? क्योंकि वो ही यूरोप में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पे वुमेन को कोई डिग्री मिल सकती है, इसीलिए वो वहाँ पर आई थी। आइंस्टाइन को मिलेवा मैरिक इसलिए भी पसंद थी क्योंकि वो फ़िलिस्तीन्स के अगेंस्ट थी। फ़िलिस्तीन्स मतलब होता है कि वो लोग जो कि आर्ट, लिटरेचर इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग होते हैं फ़िलिस्तीन्स, इसमें बताया गया है। तो वो क्या थी, फ़िलिस्तीन्स के अगेंस्ट थी, मतलब उनको भी ये सारी चीज़ें पसंद थी। फिर क्या होता है, ये कपल जो है प्यार हो जाता है इन दोनों को एक दूसरे से। फिर ये उसके लिए लेटर्स लिखते हैं एक दूसरे के लिए, और इनके लेटर्स जो है वो लव और साइंस दोनों का मिक्सचर होता है। मतलब क्योंकि दोनों साइंस पढ़ते हैं, साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, इसीलिए इनके लेटर्स क्या होते हैं, उसका मिक्सचर होता है। जैसे आइंस्टाइन लिखते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्राउड होऊंगा उस दिन जब हम दोनों की वर्क, मतलब हम दोनों का प्यार या हम दोनों के काम जब रिलेटिविटी के थ्रू होते हुए एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। मतलब कि जब हम दोनों की शादी होगी, जब हम दोनों का प्यार क्या होगा, एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा, तब मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। और इसको उन्होंने उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ना, उसके थ्रू समझाया है। तो इसमें साइंस और लव दोनों का मिक्सचर है। इन 1900 जब उनकी एज 21 थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली अपनी। लेकिन उनके पास में उस वक्त तक कोई काम नहीं था। मतलब एट द एज ऑफ 21 जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तब भी वो कोई काम नहीं करते थे, उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था। तो तब तक उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था, तो उन्होंने लोगों को, बच्चों को प्राइवेट लेसन्स देने शुरू किए, टीचिंग का काम शुरू किया। और 1902 में उनकी जॉब लगी, टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने जॉब की पेटेंट ऑफिस में, बर्न नाम की जगह पे एक जो पेटेंट ऑफिस था, वहाँ पर उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब की 1902 से। तो जब वो जॉब करते थे, तब वो उस वक्त भी उनका यही ध्यान था, या इसी चीज़ पे ध्यान देते थे कि लोग कैसे अलग अलग चीज़ों के इन्वेंशंस करते हैं, उनको उन अलग अलग इन्वेंशंस पे पेटेंट देते थे। पेटेंट मतलब वो देते हैं ना कॉपीराइट टाइप की, भाई हाँ ये इन्वेंशन इसने किया है, इस पे इसका हक है, इसका राइट है, वो वाली चीज़ वो करते थे। तो वो उनका उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस था। जॉब के साथ साथ आइंस्टाइन जो है अपने सीक्रेट आइडियाज़ भी डेवलप करते रहते थे। और जिस डेस्क की ड्रॉर में वो ये उनके आइडियाज़ की थ्योरीज वगैरह रखते थे, तो उस डेस्क के ड्रॉर का नाम उन्होंने रखा था ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। इन 1905 आइंस्टाइन की जो थ्योरी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस और टाइम है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते। मतलब एब्सोल्यूट मतलब इक्वल नहीं होते, सेम नहीं होते। मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर टाइम जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से डिस्टेंस भी चलेगी। दोनों क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि इसको एक सिंपल एग्जांपल से उन्होंने समझाया है कि मान लो आप अगर किसी एक अच्छी लड़की के साथ बैठे हो 2 घंटे तक, तो वो भी आपको कैसे लगेंगे, 2 मिनट के बराबर लगेंगे। लेकिन अगर आप गरम स्टोव पे बैठे हो, गरम गरम स्टोव पे बैठे हो, तो वो 2 मिनट भी आपको कैसे लगेंगे, 2 घंटे के बराबर लगेंगे। तो उन्होंने बताया कि ये है रिलेटिविटी। तो ये वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला भी दिया है उसके लिए इन्होंने, E = mc²। इसमें E क्या है, एनर्जी है, M मास है, और C है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये इन्होंने फॉर्मूला दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा इनका फॉर्मूला फेमस हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि जब आइंस्टाइन फिज़िक्स की बहुत डिफ़िकल्ट, सबसे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे थे या कर सकते थे, तो उस वक्त उनकी प्राइवेट लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। क्योंकि क्या होता है कि एल्बर्ट जो है वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे स्टडी ख़त्म होने के बाद में अपनी। लेकिन उनकी मदर ने उस चीज़ के लिए मना कर दिया, वो उस चीज़ के अगेंस्ट थी। उनको ऐसा लगता था कि सबसे पहले तो कि मिलेवा उनसे 3 साल बड़ी है, इसीलिए उन्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। और सेकंड चीज़ ये कि उन्हें लगता था कि जैसे आइंस्टाइन जो है वो बुक्स, साइंस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, बहुत इंटेलिजेंट थे ना, वैसे ही मिलेवा भी बहुत इंटेलिजेंट थी। तो वो नहीं चाहती थी कि वो भी उनकी तरह ही हो, उनकी वाइफ भी, और उनसे शादी करे। तो इसी वजह से आइंस्टाइन ने क्या किया, शादी कैंसिल कर दी। लेकिन इन 1903 जनवरी उन लोगों की
शादी हो गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो उन दोनों ने फिर इन 1903 जनवरी में शादी कर ली और उनके उसके बाद में 2 बेटे हुए। शादी के कुछ सालों बाद वो शादी जो है सक्सेसफुली नहीं चल पाई और दोनों को क्या करना पड़ा, डिवोर्स लेना पड़ा 1919 में, क्योंकि उन लोगों की काफ़ी फाइट होती थी। मिलेवा जो है, क्योंकि वो खुद बहुत इंटेलिजेंट थी, जीनियस थी, तो वो एज अ हाउसवाइफ बन के नहीं रहना चाहती थी। इसीलिए उन दोनों का क्या हो गया, डिवोर्स हो गया 1919 में। और उसी सेम ईयर में आइंस्टाइन ने अपनी एक कज़िन से शादी कर ली, जिनका नाम है एल्सा। एल्सा नाम की उनके कज़िन से उन्होंने सेम ईयर 1919 में ही शादी कर ली। फिर क्या हुआ कि 1915 से जो हुआ, जो उनका जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस होने वाला जो चैप्टर था वो बिगिन हुआ, कि यहाँ से वो है उनको बहुत ज़्यादा फेम मिलना शुरू हुआ। उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। उसने ग्रेविटी को क्या किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद में इन 1919 जब सन एक्लिप्स हुआ, सन एक्लिप्स मतलब क्या होता है, जो सूर्य ग्रहण जिसको हम बोलते हैं ना, वो तो उस चीज़ ने क्या किया, उनकी थ्योरी को और अच्छे से प्रूव कर दिया। तो वो थ्योरी प्रूव होने के बाद में और भी ज़्यादा फेमस हो गई। उसके बाद में आइंस्टाइन ने जो है सन की ग्रेविटेशनल फील्ड में कैसे फिक्स स्टार्स लाइट डालते हैं, कैसे वो डिफ्लेक्ट होती है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया। अभी अपने को इसमें इतना ज़्यादा डीप में जाने की नीड नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और वहाँ से क्या हुआ, एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आना शुरू हुआ। उसके बाद इन 1921 एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स के लिए। नोबेल प्राइज़ जैसा हम सब लोगों को पता है ना, बहुत बड़ा अवार्ड है, तो उनको 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला फॉर फिज़िक्स। उसके बाद में इन 1933 जब जर्मनी में नाज़ीज़ का रूल आया, मतलब जब हिटलर वाला टाइम पीरियड आया, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कर गए, वहाँ से मूव करके यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। और लगभग 5 साल बाद वहाँ पर उन लोगों को ये पता चला कि बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हो चुकी है। और इससे अमेरिकन जो फिजिसिस्ट थे, मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह थे, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, क्योंकि उनको लगा ना कि वो लोग कभी भी हमारे ऊपर उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऑन 2 अगस्त 1939 आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखा। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो उस वक्त थे वो थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। उनको लेटर लिखा और उन्हें ये वार्न किया कि अगर कोई भी बॉम्ब हमारे ऊपर यूज़ कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस जगह पे वो बॉम्ब डालेंगे उसी जगह पे कुछ तबाही होगी या कुछ डिस्ट्रॉय होगा, बल्कि पूरी टेरिटरी, मतलब आसपास का पूरा एरिया जो है उससे अफेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उनकी बात को किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये उनकी चीज़ को क्या ध्यान दिया गया। और अमेरिकन्स ने क्या किया, सीक्रेटली अपना खुद का एक एटॉमिक बॉम्ब डेवलप कर लिया और उसको क्या किया, जापान की सिटीज़ जो है हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर गिरा दिया इन अगस्त 1945। आप लोगों ने सुना ही होगा ना, हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब गिराया था अमेरिकन्स ने, बस ये उसी की बात है कि उस पर गिरा दिया। जबकि ऐसा आइंस्टाइन ने इस चीज़ के लिए तो कुछ बोला नहीं था ना, वो बस ये बोल रहे थे कि हमें उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। फिर क्या होता है, इस इंसिडेंट की वजह से आइंस्टाइन जो है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई उससे, क्योंकि बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं ना। तो फिर वो क्या करते हैं, यूएन को, यूनाइटेड नेशंस को एक बहुत बड़ा ऑफिशियल लेटर लिखते हैं और उसमें ये लिखते हैं कि वो चाहते हैं कि ये एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बने। ऐसा नहीं है कि रोजवेल्ट जैसे हो, जैसे मतलब कि डिक्टेटरशिप वो नहीं चाहते कि एक ही जना राज करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बननी चाहिए जिसमें सारे लोग जो है पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो, और डेमोक्रेसी और पीस से जो है वो कंट्रीज़ को चलाया जाए। ऐसा नहीं है कि वॉर्स हो रहे हैं, जो हथियार वगैरह है उनको यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो, और पीस और डेमोक्रेसी हो। उसके बाद आइंस्टाइन की डेथ हुई 1955 में, जब वो 76 ईयर्स के थे। और उनको उनकी डेथ के बाद सिर्फ साइंटिफिक जीनियस के नाम से ही नहीं जाना जाता था, बल्कि एक विजनरी और वर्ल्ड सिटीज़न उन्हें कहा गया, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में भी थे ना, तो उनका बहुत अच्छा विजन था और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को, कंट्री को सपोर्ट नहीं करते थे। वो वर्ल्ड सिटीज़न के नाम से जाने गए, साइंटिफिक जीनियस के साथ साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।